हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम दिव्या फ्रॉम SDK क्लासेस। आज हम क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर चैप्टर 4 को हम इसी वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो हम अपने चैप्टर 4 को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हमारे चैप्टर 4 का नाम है, कौन उसके राइटर है। देन हम उनके राइटर के बारे में पढ़ेंगे। देन हमारी स्टोरीज के ऊपर एक बॉक्स दिया गया होता है बिफोर यू रीड, उसे पढ़ेंगे अगर गिवन होगा तो। देन हम अपने चैप्टर की तरफ बढ़कर और इस वीडियो के अंदर हम अपने चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पर चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल SDK क्लासेस को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बच्चों को भी आपके साथ ही साथ हेल्प मिल सके। सारी ही क्लासेस की वीडियोस, सारे ही सब्जेक्ट्स की वीडियोस हमारे चैनल्स पर अपलोड हैं। अगर आपको किसी और क्लास की या किसी और सब्जेक्ट्स की वीडियोस चाहिए तो आप किसी भी वीडियो में कमेंट करके हमें वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक कमेंट कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम कोशिश करेगी कि उस चीज़ पर वीडियो बनाना शुरू करें। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर को और देखते हैं सबसे पहले अपने चैप्टर का नाम, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इस चैप्टर 4 का नाम क्या है? फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। दैट मीन्स कि इस चैप्टर के अंदर हम एनी फ्रैंक, जो हमारी ये डायरी की मेन कैरेक्टर है एनी फ्रैंक, इस पूरे चैप्टर में अंदर हम इन्हीं की डायरी के बारे में पढ़ेंगे। दैट मीन्स कि इन्होंने अपनी डायरी खुद लिखी है और उसी डायरी में से कुछ पैराग्राफ्स या फिर कुछ चीज़ें हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या जो हमारी एनी फ्रैंक है, कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, राइटर हो सकती हैं, क्योंकि भाई डायरी इनकी है तो इन्होंने क्या, ये राइटर भी खुद ही होंगे। तो एनी फ्रैंक है, उन्होंने क्या क्या लिखा है अपनी डायरी में, क्या अपनी सिचुएशन कंपेयर करके बताइए बिफोर यू रीड। एनालिसी मैरी एनी फ्रैंक, ये क्या इनका पूरा नाम है, वॉज बॉर्न इन 12 जून 1929। इनका जन्म कब हुआ था? 12 जून 1929 को। एंड शी वॉज डाइड ऑन फेब्रवरी और मार्च 1945। मतलब कंफर्म नहीं है तो वो फेब्रवरी में डेथ हुई या उनकी मार्च में डेथ हुई। कब? 1945 में। अगर हम देखें उनका जन्म कब हुआ था? 1929 में, और डेथ कब हो गई उनकी? 1945 में। अप्रॉक्सीमेट वो 15 ईयर्स में उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। मतलब उन्होंने अपनी लाइफ के सिर्फ 15 साल ही देखे थे। वाज अ जर्मन, वो क्या है? जर्मन की है। बॉर्न जूइश गर्ल हु रॉट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली। और ये क्या है? जूइश गर्ल है। जूइश गर्ल वो होते हैं, मतलब जूइश वो होते हैं जो जूइश धर्म को फॉलो करते हैं। तो वो भी क्या है? एक जूइश गर्ल है। और वो क्या लिख के बताते हैं कि वो कैसे खुद को और अपनी फैमिली को और अपने 4 दोस्तों को हाइडिंग मतलब छुप के रह रहे थे। एम्स्टर्डम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। जो जर्मन था वो क्या कर रहा था? ऑक्यूपाई, मतलब अपने आप को बढ़ाता जा रहा था और नीदरलैंड तक भी उसने अपना राज्य कवर कर लिया था। कब? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजीज गेंड पावर। और जो उनकी फैमिली थी वो क्या एम्स्टर्डम से छोड़कर कहाँ चली गई थी? क्योंकि जब क्या हो गया था, नाजीज का राइट आता जा रहा था इन जर्मन, बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड। और वो जर्मन से कहाँ चले गए थे? नीदरलैंड में चले गए थे। पर क्या हुआ, कुछ ही टाइम बाद नीदरलैंड में भी किसका, नाजी जो रूलर सिस्टम था वो वहाँ पे भी आने लगा। तो वो उस चीज़ में भी ट्रैप्ड मीन्स फंस गए। एज परसेप्शंस अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशंस इंक्रीज्ड, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर्स ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग्स। जैसे जैसे परसेंटेज बढ़ती गई जूइश के पॉपुलेशंस की, उन लोगों के लिए मुश्किल हो गया वहाँ पे रहना, अपना सर्वाइवल करवाना, और जिसकी वजह से उन्हें क्या हुआ, उन्हें छुप कर रहना पड़ा। तो वो कहाँ छुप कर रहे थे? अपने पापा के ऑफिस में। मतलब उसके फादर का नाम क्या था? ऑटो फ्रैंक।
ये सारे ही नाम्स जो भी दिए गए हैं, ये सारे ही नाम्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये सारे ही चीज़ें आपके क्वेश्चन आंसर्स में आ सकती हैं। जितने भी इसमें नंबर्स ऑफ ईयर्स दिए गए हैं सबको रिमेंबर रखना है। भाई ना ईयर्स दिए गए हैं, इसका क्या मतलब है, कहीं ना कहीं वो हमारे क्वेश्चन आंसर्स में रिलेट करेगा, इसीलिए आप सभी को वो ईयर्स याद रखने ही पड़ेंगे। तो जुलाई 1942 में ये फर्स्ट ऐसा टाइम था जब उन्होंने अपने आप को छुपाना शुरू किया था अपने फादर की बिल्डिंग में। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग, 2 साल वो कंटिन्यू उसी बिल्डिंग में छुपे रहे थे। द ग्रुप वॉज बिटरेड एंड transported to the concentration camp system where Annie died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister। अब क्या था, कंटिन्यू लगातार वो 2 साल वहाँ पर छुपे रहे थे। उसके बाद उन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था एक कंसंट्रेशन कैंप सेंटर में। कंसंट्रेशन कैंप सेंटर वो सेंटर है जहाँ पे नाजीज जो जूइश लोग होते थे उन पे क्या अत्याचार करते थे और जो भी था उनकी सारी फ्रीडम छीन लेते थे, उन्हें एक जगह बंद करके और उनके लिए एक नर्क जैसा, हेल जैसा सिस्टम वहाँ पर बना देते थे। तो उन लोगों को भी, एनी की फैमिली को भी वहीं पर लाया गया और कुछ ही दिनों में एनी मर गई एक बीमारी की वजह से, जो क्या है थाइफस। थाइफस एक ऐसी बैक्टीरियल या फंगल बीमारी कह लो जो उसकी बॉडी में इन्फेक्टेड बैक्टीरियाज को करती गई और प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से वो डेथ कर गई। उसी के ही कुछ दिनों बाद उनकी जो सिस्टर थी मार्गरेट फ्रैंक, वो भी मर गई। हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, और सिर्फ उनके ग्रुप में उनके पापा ही ऐसे थे जो बचे थे, जो सर्वाइवल कर रहे थे। रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड, वो वापस अपनी जगह पर आ गए जब उनकी वॉर ख़त्म हो गई। टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और वो वापस गए देखने के लिए कि क्या उन्हें अपनी फैमिली का कुछ सुराग या कुछ ऐसी यादें मिल सकती हैं। तो उन्हें क्या मिलती है, एनी की डायरी मिलती है, सेव्ड, बिल्कुल सही सलामत। कन्विंस्ड दैट इट वाज अ यूनिक रिकॉर्ड, ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो उसके पापा ने क्या डिसाइड किया कि इस डायरी के अंदर पूरा लिखा है, 2 साल या 2.5 साल की पूरी स्टोरी लिखी हुई है, क्या क्या चीज़ें उन्हें फेस करनी पड़ी, क्या उसकी पहले की मेमोरीज थी या क्या गुड्स थिंग्स जो उसके साथ हुई थी, और क्या क्या चीज़ें वो हर दिन की फेस कर रहे थे। वो सारी ही चीज़ें प्रॉपर तरीके से उस डायरी के अंदर लिखी हुई थी। तो उसके फादर क्या सोचते हैं कि ये एक बहुत अच्छी डायरी है, यूनिक रिकॉर्ड है जिसे वो पब्लिश करवा सकते हैं मार्केट में। तो उन्होंने उस डायरी को पब्लिश करवाया था एक इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में वो डायरी लिखी हुई थी और उसका नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। आज के टाइम पे देखा जाए तो जो वो मेन डायरी है वो क्या हमारे म्यूजियम्स में एज अ रिकॉर्ड रखी हुई है, बाकी क्या उसकी प्रिंटिंग्स बुक्स क्या होती है, सेल होती है। ठीक है, द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। यहाँ से हमारी जो क्या हमारी स्टोरी है या जो डायरी है वो शुरू होती है। सबसे पहले बताया गया है कि वो डायरी उन्हें मिली कहाँ से थी या किसने दी थी। तो द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे, उनके 13वें बर्थडे पर वो डायरी उन्हें गिफ्ट में मिली थी। एंड क्रॉनिक्स द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 until its final entry of 1 अगस्त 1944। करीबन उन्होंने अपने 2 साल का जितने भी इवेंट्स हुए थे वो उसमें लिखे। उन्होंने लिखना शुरू किया था 12 जून 1942 से, और जो उन्होंने लास्ट कह लो या फिर फाइनल एंट्री कह लो या फाइनल पेज कह लो जो उन्होंने लिखा था वो कब लिखा था, 1 अगस्त 1944 में। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read book। उन्होंने जो अपनी डायरी लिखी थी एनी फ्रैंक ने, वो किस लैंग्वेज में लिखी थी, डच लैंग्वेज में लिखी थी, क्योंकि वो बेसिकली कहाँ की थी, जर्मन की थी। तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में उस डायरी को लिखा था। नंबर्स ऑफ लैंग्वेज में वो डायरी क्या हुई, ट्रांसलेट हुई
और वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली बुक्स में से एक वो डायरी बन गई. There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary. बहुत सारे अलग अलग तरीके के फिल्म्स, टीवी शोज़ और थिएट्रिकल प्रोडक्शन या ओपेरा या अलग अलग डायरियाँ उस चीज़ से रिलेटेड बनने लगी. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. उसमें बताया गया था एक मैच्योर तरीके से, अच्छे तरीके से कि किस तरीके से वो क्या उस जगह में जब नाजी का ऑक्यूपेशन था तो वो किस तरीके से उस सिचुएशंस को या अपने डेली लाइफ को ऑक्यूपाई करती थी, देखती थी, समझती थी और उसे लिखती थी. एनी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट renowned and discussed of the Holocaust victim. और वो क्या सबसे अच्छी रिनोल्ड और डिस्कस करने वाली पर्सनालिटी बन गई उस पूरे सिस्टम के अंदर. Writing in a diary is a really strange experience for someone like me. भाई डायरी लिखना सबको नहीं पसंद, ना सबको लिखना आता, इसीलिए वो कह रही हैं कि ये मेरे लिए बहुत एक स्ट्रेंज, एक नया सा एक्सपीरियंस था डायरी लिखना. नॉट ओनली बिकॉज आई नेवर राइट, ऐसा नहीं कि मैंने कभी लिखी नहीं इसीलिए स्ट्रेंज था बिफोर, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल. वो ये सोच रही थी कि मैं 13 साल की स्कूल के बच्ची हूँ, मैं डायरी लिख तो रही हूँ, मैं लिख भी लूँगी, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी नहीं लिखी तो मैं लिख नहीं सकती, लिख सकती हूँ, पर क्या उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा. ओ वेल इट डज नॉट मैटर. ये सारी चीज़ें कोई मैटर नहीं करती हैं. आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. अब वो कह रही है कि मेरे पास कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ मैं वो सारी बातों को शेयर कर सकूं, वो सारी ही बातें मेरे मन के अंदर है, तो मुझे ये डायरी लिखनी ही पड़ेगी क्योंकि इतनी सारी बातों को मैं अपने मन के अंदर नहीं रख सकती. पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल. पेपर में ज़्यादा पेशेंस मतलब धैर्य होता है इंसानों के मुकाबले. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज when I was feeling a little depressed. ये थॉट उन्हें या ये बात उन्हें कब याद आई जब उनके दिन चल रहे थे जिन दिनों में वो डिप्रेस्ड फील कर रही थी बहुत ज़्यादा. एंड वॉज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड्स. और वो क्या एक चेयर पे बैठी हुई थी, उनका हाथ क्या था उनके चिन पर था जैसे सोचते हुए होता है. बोर्ड एंड लिस्टलेस वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट. और वो सोच रही थी बैठी हुई कि क्या वो अंदर ही रुकें या फिर वो बाहर चली जाए. मतलब 2 साल से भाई होता है ना कि 2 साल से अगर कंटिन्यू कोई एक ही जगह बंद हो तो दम घुटने लगता है, बाहर दिखता है कि कितना ज़्यादा लोगों पे अत्याचार हो रहा है और वो कहीं बाहर नहीं जा सकते, कुछ इन्जॉय नहीं कर सकते, कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते, जैसे एक जगह पर ही उनकी लाइफ रुक गई हो. तो वो बहुत ज़्यादा बोर थे, उसके पास कुछ चीज़ नहीं थी कि किससे वो अपनी बातों को शेयर करे, किसके साथ वो अपना मन हल्का करे. आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज. अब उससे फाइनली एक जगह मिल गई जहाँ पर वो क्या कर सकती है, स्टे कर सकती है. वो क्या है, बोर्डिंग. येस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ baked notebook grandly referred to as diary, unless I should even find a real friend, it probably would not make a bit of difference. वो कहती है कि अगर मैं डायरी की जगह किसी फ्रेंड को भी ढूंढूं तो उसमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंस होगा. उससे बेटर है कि मैं डायरी को ही अपना फ्रेंड बनाती हूँ, उसी में ही अपनी सारी चीज़ें लिखती हूँ क्योंकि पेपर में क्या है ज़्यादा पेशेंस होता है किसी और इंसान के मुकाबले. नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट. मैं वापस अपने पॉइंट पे आती हूँ. दैट वो क्या है, prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. और जब वो अपनी डायरी लिखती है तो उसमें वो सबसे पहले क्या लिखती है, आई डोंट हैव अ फ्रेंड. मेरे पास कोई दोस्त नहीं है.
लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, अब वो इस चीज़ को और अच्छे तरीके से बताती है. सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड. वो कहती है कि कोई भी इस चीज़ पर भरोसा नहीं करेगा कि 13 साल की स्कूल जाने वाली लड़की का कोई भी दोस्त नहीं है, वो अकेली है इस पूरे वर्ल्ड में. एंड आई एम नॉट, और मैं भी नहीं हूँ. आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास क्या बहुत प्यार करने वाले पेरेंट्स हैं. एंड अ 16-year-old सिस्टर, और 16 साल की एक बहन है. एंड देयर आर अबाउट 30 people आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और उसके पास 30 लोग हैं जिसे वो दोस्त कह सकती है. आई हैव अ फैमिली, एक फैमिली है उसके पास. लविंग आंटीज़ एंड अ गुड होम, बहुत सारी प्यार करने वाली चाचियाँ मौसियाँ जो भी रिलेटिव्स होते हैं वो सब हैं, और एक अच्छा सा घर है. नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. उसके पास सारी चीज़ें हैं, सारी ही जितनी दुनिया भर की होती हैं वो सारी चीज़ें हैं. क्या चीज़ छोड़कर उसके पास एक सच्चा दोस्त नहीं है. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम. कहते हैं कि जब वो अपने दोस्तों के साथ होती है तो उसका बहुत अच्छा टाइम होता है. आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स. वो इन सारी चीज़ों के बारे में ज़्यादा कुछ खास बात नहीं करेगी क्योंकि ये सारी चीज़ें ही रोज़ उसके साथ होती हैं. वी डू नॉट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम. वो क्या किसी भी चीज़ को किसी और पर्सन की ज़्यादा क्लोज होते हुए नहीं देख सकते, और यही कहती उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी. मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइंड इन ईच अदर. ये क्या वो कहते हैं कि ये शायद मेरी ही गलती है जिसकी वजह से मैं कन्फाइंड नहीं कर पाती. In any case, that is just how things are, and unfortunately they are not liable to change. इसी की वजह से वो उन केसेस को या उन अडॉप्टेशन वाले चेंजेस को नहीं कर पाती हैं जिसकी वजह से उन्हें दिक्कत फेस करनी पड़ती है. दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसलिए उन्होंने डायरी लिखना स्टार्ट करा था. टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन. अब उन्होंने एक इमेज बनाई अपने फ्रेंड की अपनी डायरी में एक इमेजिनेशन के तौर पर. आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. वो क्या कहते हैं कि मेरे पास कोई ट्रू फ्रेंड तो नहीं है, पर मैं क्या अपनी डायरी को ही अपना फ्रेंड बना रही हूँ. अपनी सारी चीज़ें उसी के साथ शेयर करूँगी ताकि कोई भी बात मेरे मन में ना रहे. और उन्होंने अपनी डायरी मतलब अपनी फ्रेंड का नाम क्या रख दिया, किटी. ये याद रखना, ये आपके क्वेश्चन आंसर्स में आ सकता है कि एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम क्या रखा था. तो एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी का नाम किटी रखा था. क्यों रखा था? क्योंकि वो अपनी डायरी को अपना फ्रेंड मानती थी. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. वो कहते हैं कि मेरी डायरी मतलब मेरी किटी के अलावा कोई भी उस डायरी में क्या लिखा है नहीं समझ सकता. उन्होंने अपनी लाइफ का पूरा ब्रीफ स्केच उसके अंदर लिख दिया है. जो चीज़ें उन्हें पसंद है वो भी, जो चीज़ें उन्हें नहीं पसंद है वो भी, सारी चीज़ें उन्होंने उस डायरी के अंदर लिख दी. माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25. उन्होंने बहुत अच्छे फादर और उन्होंने शादी कब करी उसकी मम्मी से, जब वो 36 के थे, 36 के थे, और जब उसकी मदर क्या थी 25 की थी. माई सिस्टर मार्गॉट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मन इन 1926. और उसकी बहन का जन्म फ्रैंकफर्ट मतलब जर्मन में हुआ था. कब? 1926 में. आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929. और एनी फ्रैंक का जन्म कब हुआ था? 12 जून 1929 में. आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4. और वो फ्रैंकफर्ट में रहती थी जब वो 4 साल की थी.
माई फादर immigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September. वो क्या अपनी उस जगह को छोड़कर हॉलैंड चले गए थे. पहले उसके फादर गए थे 1933 में और उसकी मदर गई थी सितंबर में. While Margot and I were sent to Aachen to stay with our grandmother. और उसने उसकी बहन को और एनी फ्रैंक को अपनी ग्रैंड मदर दादा दादी के पास भेज दिया था. मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर. मार्गोट हॉलैंड दिसंबर में गई थी एंड आई फॉलोड इन फरवरी. और वो अगले साल की फरवरी में गई थी. एनी फ्रैंक. व्हेन आई वाज प्लंकेड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट. अब वो क्या एक प्लैंकेट डाउन करके देखते हैं, टेबल पे एक बर्थडे प्रेजेंट रखा था. जो किसने रखा था? मार्गोट ने, मतलब उसकी सिस्टर ने. आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेरियर नर्सरी स्कूल. आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6. उन्होंने क्या अपनी स्कूलिंग स्टार्ट करी कहाँ पर? मॉन्टेरियरी नर्सरी स्कूल में, जहाँ पर वो 6 साल तक पढ़ी, जब तक वो 6 साल की हुई. एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म. वो क्या थी? फर्स्ट फॉर्म में थी, स्टार्ट किया उन्होंने. इन 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसिस क्यूपर्स. यहाँ पे फॉर्म का मतलब क्या है? क्लासेस से मतलब है. जब वो फर्स्ट क्लास में थी और जब वो 6th क्लास में आई, तो जब वो 6th क्लास में आई, 6th फॉर्म में थी, तो उनकी क्लास टीचर थी मिसिस क्यूपर्स, द हेड मिनिस्टर्स. और ये क्या थी? हेड मिनिस्टर्स थी स्कूल की. एट द एंड ऑफ द ईयर, जब वो साल ख़त्म हो रहा था, We were both in tears. हम दोनों की आंखों में आंसू थे. As we said a heart-breaking farewell. और उनकी बहुत ही ज़्यादा दिल तोड़ने वाली या निराशा वाली फेयरवेल हुई थी. In the summer of 1941, Grandma fell ill. गर्मियों का मौसम था 1941 में, जब उसकी दादी बीमार पड़ गई. And had to have an operation. और उनका क्या था? एक ऑपरेशन होना था. सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन. और जो उनका बर्थडे था वो क्या बहुत छोटे से सेलिब्रेशन के साथ निकल गया. ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942. और दादी उसकी जो थी वो डेथ कर गई, मर गई 1942 में, जनवरी में. नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. किसी को नहीं पता था कि वो उनके साथ कितने समय तक रही, कितना वो उनसे प्यार करती थी, कितनी उनसे अटैच थी. दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंडमास कैंडल विद लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट. वो क्या जो उसका 1942 का बर्थडे सेलिब्रेशन था, वो एक ऐसा मोमेंट था जिसे वो कभी भूल नहीं सकती थी, क्योंकि वो क्या था? उनके साथ बिताया हुआ लास्ट बर्थडे सेलिब्रेशन था. The 4 of us are still doing well. वो चारों फिर भी बहुत अच्छे से थे. And that brings me to the present date of 20th June 1942. अब वो आज की प्रेजेंट डेट में आ गई. कब की? 12 जून 1942 की. मतलब अब तक वो जो बता रही थी वो सारी क्या थी? उनकी पास्ट की स्टोरी थी. अब वो प्रेजेंट स्टोरी में आई हैं. एंड द सोलमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी. अब वो यहाँ से अपनी डायरी दोबारा से लिखती हैं. सैटरडे का दिन था 20th जून 1942. डियरेस्ट किटी. अब वो अपनी किटी के लिए लिखती हैं. आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स. द रीजन ऑफ कोर्स इज द forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. आज वो क्लास का दिन था जब सारे बच्चे अपने शूज़ से क्या कर रहे थे? ऐसे ज़मीन पे जैसे पैर हिलाते हैं तो एक अलग सी आवाज़ आती है ना हमारे शूज़ की, उस तरीके से कर रहे थे. क्यों कर रहे थे? क्योंकि आज का वो दिन था जिसमें उनके टीचर्स बताने वाली थी कि वो बच्चे आगे नेक्स्ट क्लास में जाएंगे या फिर उसी क्लास में रुक जाएंगे. हाफ द क्लास इज मेकिंग बीट्स. आधे से ज़्यादा क्लास बीट्स कर रही थी. Jean and I laugh ourselves silly at the 2 boys behind us, Cian and Jacques, who have staked their entire holidays saving on their beat. वो एनी फ्रैंक और उनका एक फ्रेंड दोनों हंस रहे थे क्योंकि उनके पीछे 2 ऐसे बच्चे बैठे थे
जिन्होंने अपनी पूरी छुट्टियां इसी में इन्वेस्ट करी थी कि वो किस तरीके से अपने पैरों से बीट की आवाज़ निकालेंगे। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात हो गई। इट्स यू आर गोइंग टू पास, पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं था। येस यू आर, नो आई एम नॉट। अब उनके आपस में बहस हो गई कि तुम थे, नहीं तुम नहीं थे, तुमने ऐसे पास किया, नहीं तुमने ऐसे पास किया। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लेनेस and my angry outbursts can calm them down. If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth. कहा गया है कि ये सारा डिस्कशन छोड़ो, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारी क्लास में ही रह गए, हम लोगों के साथ छूट गया। तो वो मतलब बता रहे हैं कि टीचर्स क्या है, अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर है जिसे कोई नहीं सोच सकता, ना कोई समझ सकता। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ। क्या कहता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि मेरी गर्लफ्रेंड या मैं खुद उसी क्लास में रह गया। वी विल मेक इट, हम इसे दोबारा से बना लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए वो श्योर नहीं है। वो कौन सा सब्जेक्ट है उसका? मैथ। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, कोई बात नहीं, सभी इंतज़ार कर रहे हैं। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, और वो सबको समझा रहे हैं कि कोई भी अपना दिल निराश ना करे। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, वो सभी टीचर्स के लिए बहुत अच्छे थे, प्रिटी थे। There are 9 of them, वो 9 लोग थे। 7 men and 2 women, 7 आदमी और 2 औरत। मिस्टर कीजिंग, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. क्या जो उनके मैथ्स के टीचर्स थे उन्होंने अनॉयड किया था, उन्हें मतलब ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ाया था कुछ सालों तक, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, बहुत सारी वार्निंग्स देने के बाद उनके टीचर्स ने क्या शुरू किया, उन्हें एक्स्ट्रा होमवर्क देना ताकि वो बिजी रहे और बात ना कर पाए। एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, और उन्हें एक ऐसे लिखने को दिया, किस पर? एक चैटर बॉक्स पर। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? एक चैटर बॉक्स सर हम क्या ही लिख सकते हैं। I had worry about that later. I decided, I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. अब वो क्या उस चीज़ के बारे में सोचते रही कि वो इस चीज़ के बारे में क्या लिखेंगी, क्या वो कॉन्सेप्ट है चैटर बॉक्स, क्या वो उसके बारे में लिख सकते हैं, जबकि उन्हें क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो वो क्या करती हैं, उसको अपने बैग में रखती हैं और बिल्कुल चुप होकर चली जाती है। That evening after I had finished the rest of my homework, शाम को जब वो अपना सारा ही होमवर्क ख़त्म कर देती हैं, the note about the essay, अब उन्हें एक नोट दिखता है essay का उनकी आंखों से। I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen, और वो क्या उस टॉपिक के बारे में सोचती रहती है, अपने जो फाउंटेन पेन है उसके टिप को मुंह में देके। जैसे होते हैं ना बच्चे जब सोचते रहते तो पेन को इस तरीके से मुंह में दे लेते हैं, तो सेम वो भी उसी तरीके से अपने फाउंटेन पेन को मुंह में देखकर और सोचती रहती हैं कि ये मतलब वो उस टॉपिक के बारे में क्या लिख सकती है। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. वो क्या सोचते हैं, उन्हें थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल जाता है, तो वो क्या करती हैं कि जो भी उन्हें आइडिया आता है वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा गैपिंग में लिखती हैं, और वो इस चीज़ के लिए श्योर होते हैं कि वो अपने टीचर से बहस करके अपने आप को जिता पाएंगी। आई थॉट एंड थॉट, वो सोचती रहती हैं, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, अचानक से ही उन्हें एक आइडिया आता है। आई रॉट द 3 पेजेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स trait and that I would do my best to keep it under control.
उन्हें क्या वो 3 पेज लिखने के लिए सोचती हैं, पर वो इस चीज़ के लिए रेडी होती हैं कि वो अपने टीचर से आर्ग्यूमेंट करेंगी, बहस करेंगी कि भाई हम लोग तो बच्चे हैं, हम लोग तो बात करेंगे, इसमें बुराई क्या है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ी तो बात करेंगे, हम लोग बच्चे हैं। और पर हम सारी चीज़ें आपके कंट्रोल के अंदर रहकर करेंगे, इतना हम कर सकते हैं। पर अगर आप ये चाहो कि हम बात करना बिल्कुल ही बंद कर दे तो ऐसा नहीं हो पाएगा। But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more. वो क्या कितना भी अपने आप को कंट्रोल कर ले कि वो कम बोलेंगी पर नहीं हो पाता। वो आदत उन्हें कहाँ से आई है? उनकी मदर के अंदर से आई है, क्योंकि उनकी मदर भी क्या थी, वो भी इतना ही कंटिन्यू और बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी। And that there is not much you can do about inherited traits. और ये क्या इनहेरिटेड ट्रेट्स है, तो इसे कोई नहीं बदल सकता। जेनेटिक आई हुई है, पेरेंटल ट्रेट है, तो इसे कोई नहीं बदल पाएगा। जो हैबिट्स पेरेंट्स से आ गई हमारी बॉडी में वो थोड़ी कोई चेंज कर पाएगा। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थॉट द नेक्स्ट लेसन। अब क्या जो मिस्टर कीजिंग उसके मैथ्स के टीचर्स थे वो क्या उस आर्ग्यूमेंट पर हंसने लगे थे और क्या थे कि वो उस चीज़ को नेक्स्ट लेसन की तरफ ले गए, नेक्स्ट लेसन पर बात कर रहे थे। ही असाइंड मी अ सेकंड एसे। उन्होंने सेकंड जब उन्होंने नेक्स्ट डे पढ़ाना शुरू किया तो वो क्या उन्होंने उन्हें एक नेक्स्ट डे पर एक नया एसे दे दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू मी ऑन एन इनकॉग्रेबल चैटर बॉक्स। अब उन्हें एक नया टॉपिक जो दिया गया वो क्या था? इनकॉग्रेबल चैटर बॉक्स। I handed it in and Mr. Keesing had nothing to complain about for 2 whole lessons. However, during the 3rd lesson, he had finally had enough, and if Frank as punishment for talking in class, write an essay entitled Quack, 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 said Mistress Chatterbox. अब क्या जब तक वो 2 लेसन चलते गए तब तक उनके टीचर ने उसे कोई भी इशू नहीं क्रिएट किया कि आप बात कर रहे हो, तो कुछ नहीं, वो उसे एक एक्स्ट्रा होमवर्क के साथ ऐसे दे देते थे। पर जब वो 3rd लेसन उन्होंने पढ़ाना शुरू किया तो वो क्या किया, उन्होंने उसे पनिशमेंट दे दी थी, पनिशमेंट देनी शुरू करी और उसे एक ऐसे का टॉपिक दिया, क्वैक क्वैक क्वैक, सेड मिस्टर चैटरबॉक्स। द क्लास रोड, सारी क्लास चिल्लाने लगी। आई हैड टू लाफ टू, मैं भी साथ में हंसने लगी। थॉट आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंग्यूनिटी ऑन द टॉपिक्स ऑफ चैटरबॉक्स, इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स। वो कहते हैं कि आप टीचर समझ गए कि मैं उस चैटर बॉक्स के टॉपिक से पूरी भर चुकी हूँ, उसके बारे में लिख सकती हूँ, तो अब वो क्या वो उसका टॉपिक चेंज कर देते हैं, समथिंग ओरिजिनल। अब वो कुछ ओरिजिनल लाते हैं। माई फ्रेंड सनी हु इज़ गुड एट पोइट्री, उसका दोस्त है सनी जो किस में अच्छा है, पोइट्री में अच्छा है। ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्ड्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। जो उसका दोस्त था वो क्या था, उसकी हेल्प करता था लिखने में, उसे स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी चीज़ें लिखवा दी आसानी से और वो उस चीज़ को लिखते हुए एंजॉय करती रही। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस ridiculous subject, but I had make sure the joke was on him. वो क्या ये मिस्टर कीजिंग कहते हैं उसके ऊपर जोक बनाते थे उसे ऐसे ऐसे टॉपिक्स देकर, पर जो एनी फ्रैंक थी वो क्या उन्हीं मजाकों का जवाब दे देती थी और उसके टीचर का खुद ब खुद मजाक बन जाता था। आई फिनिश्ड माई पोएम, उसने अपनी पोएम ख़त्म करी, एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और वो बहुत ब्यूटिफुल थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान। ये पोएम किसके ऊपर थी? एक मदर डक के और फादर स्वान के, विद 3 बेबी डकिंग्स, और उनके 3 बच्चे थे। हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकेम दे क्वैक्ड टू मच, और उसके बच्चे मर गए किस चीज़ से? जब उसके फादर ज़्यादा क्वैक करने लगे। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। अब ये बहुत लकीली था कि मिस्टर कीजिंग ने जोक को सही तरीके से लिया। ही रीड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने उस पोएम को पूरी क्लास में पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, उसमें अपने कमेंट्स ऐड करें।
एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल। और उन्होंने वो सारी चीज़ें अलग अलग क्लासेस में दिखाई और सबके अलग अलग कमेंट्स लिए। Since then I have been allowed to talk and have not been assigned any extra homework। अब उसके टीचर ने क्या किया, उसे पनिशमेंट देने से मना कर दिया। अब उन्होंने पनिशमेंट देनी छोड़ दी और ना ही वो अब कोई उसे एक्स्ट्रा होमवर्क देते थे। ऑन द कॉन्ट्रे मिस्टर कीजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। और उन दौरान वो क्या, जो मिस्टर कीजिंग उसके मैथ्स के टीचर थे, वो उसके साथ जोक करते थे। George Anning extracted from the diary of a young girl with slightly adaptation। इस चैप्टर के अंदर एक द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल से एक पैराग्राफ, एक छोटी सी पैराग्राफ उठाया गया था, जो हम पूरा इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। यहीं पर ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके बाद मतलब यही लास्ट टॉपिक था जो उनके चैप्टर के अंदर था। ये जो भी कंटेंट उठाया गया था उनकी डायरी से, उनकी बुक से, जो बुक का नाम तो आप सभी को याद ही होगा, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। होप सो आप सभी बच्चों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। किसी की लाइफ को जानना और उसे समझना बहुत ही एक अच्छा फील होता है जब हम ऐसा किसी की लाइफ को जानते हैं और देखते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ आ गया होगा। पूरा चैप्टर हमारा इसी वीडियो के अंदर कंप्लीट हो चुका है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी वीडियोस को, ताकि और बच्चों तक भी वीडियोस पहुंच सके, उनकी हेल्प हो सके। साथ ही साथ हमारे चैनल SDK क्लासेस को सब्सक्राइब भी करें। और साथ ही साथ हमारे चैनल्स पर अब लाइव वीडियो क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। अभी शायद क्लास 11-12 की बिजनेस स्टडीज़ की क्लास चल रही हैं, पर बहुत जल्दी ही बाकी सब्जेक्ट्स की भी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो सकती हैं। अगर आप लोगों को चाहिए हो लाइव क्लासेस तो आप हमें किसी भी वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। उस सब्जेक्ट की, उस टॉपिक की वो लाइव क्लास हो जाएगी। मे बी शायद अब हमारी फ़िज़िकल एजुकेशन की भी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। शायद आज से, मुझे इस बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है, बस इतना पता है कि लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है। बिजनेस स्टडीज़ की हमारी लाइव क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। फ़िज़िकल एजुकेशन और बायोलॉजी की भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप सभी बच्चे प्लीज़ लाइव क्लासेस में ज्वाइन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लासेस में देखकर अपने कॉन्सेप्ट को समझें ईजिली। थैंक यू सो मच। हमारी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।